बिहार में बेरोजगारी दर आज भी 18.82% है। वही नहीं, बेरोजगार की बात करते चले तो वहीं पर ग्रेजुएट की बात कर लिया जाए या 10+2 छात्रों की बात कर लिया जाए तो ग्रेजुएट आज भी बिहार में सबसे अधिक बेरोजगार है। 10वीं 12वीं के बच्चे भी, 10वीं 12वीं पास बच्चे भी कहीं ना कहीं 18.5% बेरोजगार है। वो तो वही ग्रेजुएट 34 के आसपास बेरोजगार है। ये बिहार की आंकड़ा है। और बिहार की गरीबी की बात कर लिया जाए, गरीबी दर की बात कर लिया जाए तो गरीबी यहाँ पर 18.82 अप्रोक्स लगभग परसेंट में है। बिहार की हालात उस प्रकार से खराब है कि यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और न तो यहाँ पर शिक्षा अच्छी है। फिर भी यहाँ वर्तमान में देखा जाए या कहें कि भविष्य भी इसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार एक निश्चित डेटा और एक निश्चित पार्टी के पास ही सिमट कर दिखाई देती रह गई है। आज 2022 में देखा जा रहा है कि अगस्त का माह चल रहा है और जहां स्वतंत्रता दिवस की हम 75 साल में एंट्री करने वाले हैं, इसी 75 साल में हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं तो वहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस सभी जगह दिखाई दे रहा है। कहीं महाराष्ट्र में आप देखें कि पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से हुआ, वहां पर शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे पुनः बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। तो वहीं आज बिहार की बात कर ले तो पटना की सियासत में गर्मी छा गई है। यहाँ कहा जाए कि बरसात का तो मौसम है लेकिन फिर भी गर्मी गर्माहट दिखाई दे रहा है। किस गर्मजोशी के साथ राजनीतिक संकट बिहार में दिखाई दे रहा है वह साफ तौर पर आप देख भी रहे हैं और आप देखते भी चलेंगे कि आखिरकार इस राजनीतिक संकट का कहां तक सफल साबित होता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि बिहार की राजनीतिक में भूचाल क्या भारत के 2024 लोकसभा चुनाव में परिवर्तन ला देगा या 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में क्या बहुत भारी स्तर पर बदलाव होने वाले हैं, यह आसार दिखाई दे रहा है। यह कयास भी लगाई जा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन छोड़ और राजद का समर्थन लिया है 2 बजे आज 2 बजे बुधवार को दिन ही 10 अगस्त को आप देखेंगे किस प्रकार से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे और वहीं पर मुख्यमंत्री पुनः 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अर्थात शपथ लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति की बात की जाती है तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं आज कई वर्षों से अपनी वर्चस्व यहाँ पर बनाई रही है। वहीं पर विपक्ष में बराबर कहीं ना कहीं आज 18 वर्ष से देखा जाए तो मूल रूप से कहीं ना कहीं आरजेडी थी, तो आज पुनः 2013 के आसपास भी कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर सरकार बनाया गया। 2015 में पुनः वापसी होती है, उसके बाद में 2 साल सरकार चलती है। 2017 में पुनः 26 जुलाई की उस दिन को याद आप करेंगे जिस दिन राजद खेमे में क्राइसिस आ जाती है, संकट आ जाता है और पुनः जेडीयू के माननीय समर्थित मुख्यमंत्री गठबंधन के नीतीश कुमार पुनः बीजेपी खेमे में चले जाते हैं। जाने के बाद वहां पर वो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाते हैं और आरजेडी पर यह कहीं ना कहीं जवाबी प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं कि आरजेडी के पास उस भ्रष्टाचार के विरोध में कोई जवाब नहीं है जो दे सके, इसका हम भी जवाब नहीं दे सकते, इसलिए हमने आरजेडी का दामन छोड़ा है। लेकिन आज पुनः आरजेडी के खेमे में जाना और पुनः अपनी सरकार बनाना और 8वीं बार कहीं ना कहीं लिस्ट में शामिल हो जाना मुख्यमंत्री का शपथ लेने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अगली रणनीति का तय भी कर रहा है। हालांकि मैं बीप में आपको बताते चलूं कि जहां बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं 2-3 पार्टियां हैं जो बराबर अपनी राजनीतिक सरगर्मी तेज की रहती है। वह एक है जेडीयू और दूसरी है राजद। इन्हीं दोनों की कभी ना कभी सत्ता में सरकार रही या फिर विपक्ष में रहे। वैसे सत्ता की बात करते चले तो सत्ता उसे कहते हैं जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे। तो उस प्रकार से मैं बात आपको बताते चलूं कि सरकार में दोनों पार्टियां कभी ना कभी हमेशा बनी ही दिखाई देती है। और आज जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद की प्रवेश हो रहा है, जिस प्रकार से सत्ता में प्रवेश हो रहा है, उस प्रकार से बिहार के युवाओं और कहें कि बिहार की जनता को तो आज से इस नए नेतृत्व से, लेकिन देखा जाएगा क्या नई नेतृत्व क्या संभाल पाती है बिहार की कमान। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि मैनिफेस्टो में अलग अलग घोषणा कर 2020 विधानसभा चुनाव को अपने जनादेश प्राप्त किए थे, तेजस्वी यादव वही जनादेश से बहुमत से मैं आपको बताते चलूं कि 12,000 वोट महज पीछे थे, तो वही जेडीयू गठबंधन अर्थात एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं 12,000 वोटों से आगे था और कहीं ना कहीं 128 और 26 के आसपास लाकर विधायक दलों की मेजोरिटी और अपना सरकार बनाने में सफलता
प्राप्त की है। लेकिन वहीं पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी आरजेडी विपक्ष में बैठे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में बैठना और कहीं ना कहीं आरजेडी को विपक्ष में बैठे रहना, 79 सीटें लेकर कहीं ना कहीं यह राजनीति की एक कहीं की पैराग्राफ की और कहीं की एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की कहीं ना कहीं पैराग्राफ तैयार करने का कायदे शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताते चलूं कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, राज्यपाल के पास उसके पास यह अधिकार होता है, राइट होता है कि अपने सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है। लेकिन आरजेडी के पास केवल आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी थी, इसलिए उसके पास कहा जाए तो एक गठबंधन जो तैयार हुआ था, महागठबंधन जो तैयार हुआ था, उस ब्रॉड अलायंस के पास कोई वैसा मेजोरिटी नहीं था जो कि राज्यपाल के पास ज्ञापन दे सके अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वही फिर एनडीए ने ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में बने। लेकिन 2 साल के बाद पुनः कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में आ जाना क्या है, बिहार की राजनीति की हालात आप खुद देखते जा रहे हैं। आज यदि नीतीश कुमार की बात कर लिया जाए तो नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले 2000 में पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद फिर उनका सरकार गिर गया, उसके बाद में फिर वह बीजेपी के साथ सरकार में आए, फिर बीजेपी के साथ भी कहीं ना कहीं लंबे अरसे से उनकी राजनीति बिहार में चलती रही। लेकिन बात कहा जाता है कि आरजेडी जहां क्षेत्रीय पार्टी है, जेडीयू जहां एक रीजनल पार्टी है, वहीं पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। और आज बीजेपी की डंका पूरे भारत भर में बज रहा है। आप देख रहे हैं, वह केंद्र में हो या फिर किसी राज्य की बात कर लिया जाए, बीजेपी जहां भी चाहती है वहां पर सरकार बनाती है। लेकिन लोकतंत्र की जननी बिहार में आज वह अपनी सरकार बनाने में नाकाम हासिल किए हैं। अर्थात बिहार में बीजेपी कितना भी सोच ले लेकिन सरकार नहीं बन पाया। ये कहा जाए कि बिहार की गरीबी की हालात है, बिहार के राजनेताओं के हालात के कारण, या कहा जाए कि बिहार की जनता की सोच के कारण। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस क्षेत्रीय पार्टी का एंट्री हो रहा है सत्ता में, क्या क्षेत्रीय पार्टी इस बात को जानती है, क्या इस वाकिफ है इस बात से कि बिहार की जनता बराबर चाहती है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बने? वही नहीं, बल्कि बिहार की जनता को कहीं एक निश्चित कहीं डेटा के साथ ही रखना चाहते हैं। बिहार की जनता को एक निश्चित उनकी सत्ता को एक निश्चित जातीय समीकरण के पास ही रखना चाहते हैं। यदि कहा जाता है कि बिहार में भूमिहार, पटेल और यादव जिस कुनबे में शामिल हो जाए उनकी सत्ता में वापसी जरूर हो जाती है, तो आज ये तीनों कुनबा को देखा जाए तो एक साथ खड़ा हुआ है। इस तीनों कुनबा का कहीं ना कहीं प्रभाव 2024 लोकसभा में तो दिखाई देगा। लेकिन बात कर लिया जाए 2025 की विधानसभा की, या बात कर लिया जाए अभी वर्तमान में सरकार चलाने की, ड्राइव करने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी बात करते चलूं तो क्या बिहार की राजनीति इन्हीं 3 जातियों के पीछे सिमट कर रह जाएगी या फिर कुछ और होगा? अभी मैं आपको बताते चलूं कि कल यहां तक मीडिया में खबरें उछाली जा रही थी जहां उद्योग मंत्री बिहार के माननीय शाहनवाज जी किस तरीके से कनॉट पैलेस दिल्ली में एक बिहार के लिए उद्योग का एक नया ऑफिस खोलने जा रहे थे, बिहार में इन्वेस्ट करने का एक तरीका अपना रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी कहा जाए कि उद्योग नीति पर कहीं ना कहीं इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार बदलने के पीछे ये है कि उद्योग नीति, यदि बिहार में उद्योग लग जाते हैं, बिहार के लोग बेरोजगार से रोजगार हो जाते हैं, तो उनके पास शिक्षा होगी, उनके पास स्वास्थ्य होगा, तो फिर कभी इस मुद्दे को नहीं पास में आने देंगे, कभी ये मुद्दा उन लोगों के आसपास भटकेगा नहीं, तो फिर बिहार से बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात जो बार बार किया जाता है, बार बार मैनिफेस्टो में किया जाता है, वो फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्षेत्रीय पार्टी में कोई मुद्दा नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा, तो फिर इनकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। क्या इसी डर से नीतीश कुमार ने पलड़ा बदले हैं, या फिर कहें कि जो उम्मीदें हैं 2020 उस विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जो उम्मीदें से कहा करते थे कि पहला मेरा सिग्नेचर कैबिनेट में चलेगा तो 10 लाख सरकारी अस्थायी नौकरी के लिए चलेगा, क्या वास्तव में आज यह आंकड़ा सही साबित होने वाला है? क्या बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी? इस बात को देखा जाएगा कि क्या आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन, इस महागठबंधन की सरकार में क्या तेजस्वी यादव पुनः एक बार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लिए जो वादे किए थे, क्या उस पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? अब मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से 2020 विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एनडीए गठबंधन की तरफ से यह कहा गया था 19 लाख हम रोजगार देने का काम करेंगे, तो क्या 19 लाख रोजगार युवाओं को मिला? क्या नीतीश और बीजेपी की गठबंधन ने 19 लाख रोजगार युवाओं को नहीं दिया? उसके कारण ही कहीं ना कहीं जनता को जवाब न देना पड़े अगले 2025 विधानसभा चुनाव में, अगले 2024 लोकसभा चुनाव में। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं यू टर्न लिए है नीतीश कुमार की जो भी है सारा आरोप कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर ढाल दिया जाएगा कि तेजस्वी यादव को भी 3 साल के लिए सरकार बनाने का मौका दिया गया, क्यों नहीं वो अपने जो मन का मसौदा था उसको पूरा कर पाए। आखिर देखना है कि आखिर का क्या होता है। राजनीति है, राजनीति में
कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और संभव कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आज पार्टी किसी की है, सरकार किसी और का है, कल किसी को और का भी होगा। लोकतंत्र का सही परिभाषा कहा जाए तो बिहार नहीं देता है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं जनादेश का कहा जाता है कि उल्लंघन करने का कोशिश किया जाता है। आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी आरजेडी कुनबे में आए हैं तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एनडीए के जो जनादेश मिला था उस पर कुठाराघात किया है, उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किए हैं। तो फिर क्या 2017 में आप 26 जुलाई 2017 को जो नीतीश जी आपके पास गए थे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर, तो फिर उस समय जनादेश का क्या अपमान नहीं हुआ था? सबसे बड़ी प्रश्न, सबसे बड़ा क्वेश्चन बिहार वासियों का ये है। सत्ता पक्ष और विपक्ष है कि अब बार बार लगाते हैं आरोप एक दूसरे पर कि कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान किया जा रहा है। तो जनादेश का अपमान कब तक बिहार सहता रहेगा? इस जनादेश, इस मैंडेट की बात की जाती है, इस मैंडेट का अपमान कब तक बिहार सहेगा? बिहार विपक्ष से भी पूछता है, बिहार सत्ता पक्ष से पूछता है कि आप हमें मैंडेट के लेकर कब तक गुमराह करते रहेंगे? कब तक हमारे मैंडेट का कहीं ना कहीं मजाक उड़ता रहेगा? 2020 में जहां कहें कि एक एनडीए गठबंधन को एक मूल रूप से मैंडेट मिला था, तो आज कहा जाए कि वो केवल 128 सीटें के लेकर वह सरकार में बनी हुई थी। अर्थात कहते चलूं कि 122 मेजोरिटी में कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बन जाती है, जो कि एनडीए गठबंधन के पास मात्र 128 सीटें थी, 128 विधायक थे। और वहीं देखा जाए तो आज यदि मैंडेट की बात की जा रही है, जनादेश की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू और जो 7 दलों का संगठन है, जो 7 दलों का एक सहमति बनी हुई है, एक दल को, एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं नेता चुना गया है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास 164 और 159 के आसपास जो विधायक दल, जो समर्थन है, जो मेजोरिटी है, तो फिर कहा जाए कि 128 जनादेश है या 164 जनादेश है, तो जनादेश तो कहीं ना कहीं 164 ही दिखाई देता है। इसलिए सही जनादेश क्या 2020 में मिल पाया था या कहीं कि अभी मिल रहा है बिहार वासियों को, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखा जाएगा क्या बिहार में जो वर्तमान सरकार बनने वाली है, जो शपथ होने वाला है तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री को लेकर और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री को लेकर, क्या यह सरकार लंबे अरसे तक चलेगी? क्या तेजस्वी यादव जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किए थे, क्या इस सरकार में वो पूरा कर पाएंगे? युवाओं की आस है उनसे, युवा कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, लेकिन लोगों की आस है कि हमें एक नए नेतृत्व मिला है। बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री, लेकिन नेतृत्वकर्ता कहा जाए तो तेजस्वी यादव को ही सौंप रहे हैं बिहार की जनता की आस है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की आस लगा हुआ है कि बिहार के एक नए चेहरा तेजस्वी यादव हैं, कुछ नया करेंगे बिहार के लिए, जनता के लिए नया करेंगे, लोगों के लिए नया करेंगे, तो कुछ नई परिवर्तन होगी बिहार में। लेकिन देखना ये बात है कि क्या वास्तव में परिवर्तन हो पाता है? बिहार वासियों की क्या जो उम्मीदें है इस सरकार से, क्या उम्मीद पर खरे उतरती है सरकार? देखना तय है। वही कहते चलो कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से 1000 वृद्ध पेंशन करने का कोशिश किया गया था, जिस प्रकार से 1000 वो अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे कि 1000 वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं 10 लाख सरकारी नौकरी पहला सिग्नेचर की बात की जा रही थी, क्या ये 2 मुद्दे जो कि एक ज्वलंत मुद्दे थे, क्या सही साबित होते हैं? वही नहीं, अभी मैं आपको बताते चलूं कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था की बात कर ली जाए तो आप जान रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। यहाँ 34 के आसपास, 34 के अप्रोक्स लगभग यहाँ पर ग्रेजुएट छात्र बेरोजगार है। 18 के आसपास यहाँ पर 10वीं 12वीं के छात्र बेरोजगार है। वही नहीं, गरीबी दर यहाँ पर 18 आसपास के है, और लिटरेसी रेट के ले लिया जाए, साक्षरता दर के ले लिया जाए तो कहने 63% ही यहाँ पर लिटरेसी रेट है। 63% कहने का मतलब है कि 63 छात्रों पर मात्र एक शिक्षक है यहाँ बिहार के सरकारी स्कूलों में, जो कि एक पैमाना तय किया गया है। इस पैमाने का जिक्र करते चलूं तो मात्र 40 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत होती है, एक नीड होती है, लेकिन वह नीड आज 63 छात्रों पर एक शिक्षक की है। और वही नहीं, हालात की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व काल में आप देखेंगे किस प्रकार से महिलाओं को आगे रखा गया, महिलाओं को शिक्षा मित्र के माध्यम से भर्ती किया गया। कहीं ना कहीं वो महिलाएं भी शामिल हो गई जो केवल मात्र कहीं ना कहीं इनके राज्य में सर्टिफिकेट लेकर बैठी थी। सर्टिफिकेट लेकर बैठने के बाद उनके पास न तो नॉलेज था, न तो कोई वैसा स्किल था उनके पास कि जो कि बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पाए। फिर भी आज वह
25-30 हजार के आसपास पेंशन उठा रही हैं, 25-30 हजार का पास अपने इनकम उठा रही है महीने का, तो फिर बताइए उसका प्रभाव क्या होगा। यह कहीं ना कहीं बेरोजगारी को आगे बढ़ने के पीछे एक मूल रूप कारण होता है शिक्षा व्यवस्था का खराब स्थिति होना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति आप उस समय से लगा सकते हैं जब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जेडीयू में इस समय है, उनके द्वारा सरकार के अपने ही विरोध में खड़े होकर इस बात को कहना कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सबसे खराब है। और वास्तव में बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इसलिए सबसे खराब है कि बिहार के बच्चा आज भी सरकारी नौकरी के पीछे दिखाई देता है, जिसका सीधा साधा कारण है कि बिहार के बच्चों में कोई स्किल और कोई हुनर नहीं है, जिसका कारण यह है कि बिहार के बच्चे एकमात्र थोड़े से स्टडी मटेरियल को लेकर सोचते हैं कि हमारा सरकारी जॉब हो जाए, फिर हमारा जॉब सिक्योरिटी हो जाए, हम सुरक्षित एक लिमिट समय तक नौकरी करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास न तो स्किल है, न तो कंप्यूटर के अच्छे स्किल है, न तो ये अच्छे इंजीनियरिंग करके आए हैं, न तो ये अच्छे एमबीए किए हैं, न तो बीबीए किए हैं, इनकी कहीं तो प्राइवेट जॉब लगेगी नहीं, ये तो स्टार्टअप चालू कर नहीं पाएंगे, इसलिए सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में हाथ पैर मारे। और सरकार के पास उस प्रकार से कहीं उस बड़े स्तर पर नौकरी की पद नहीं दिखता है कि जो इन लोगों की भर्ती कर पाए। यदि भर्ती भी कर पाती है तो सरकार कहीं ना कहीं दिवालिया घोषित हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास उतना रेवेन्यू नहीं है कि इतने प्रकार के स्टाफों को वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तौर पर एक पेमेंट कर पाए, भुगतान कर पाए। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं चाहती है इस बात की, क्योंकि बिहार की बात आज मैं जरूर खुलकर कहूंगा, क्योंकि मैं भी बिहार का बच्चा हूं और बिहार की एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, इसलिए बात आज बिहार की होगी। केवल तो केवल बिहार की बात होगी। भूचाल की राजनीति जो जिस प्रकार से चल रही है, तो वही मैं बात कर रहा हूं, बार बार बात कर रहा हूं कि यदि आपको देखना है तो आप देखते रहिए हमको और सुनते रहिए, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा इसे, ताकि सभी लोग समझ पाए। अब मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से बिहार की बेरोजगारी के पीछे शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है। आज यदि आप चले जाएं सरकारी स्कूल में तो देखेंगे कि बच्चे कहां बैठे हुए हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने बिल्डिंग से निकलकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, अपने बिल्डिंग से निकलकर अपने खेल मैदान में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खास तौर पर साबित करते हुए नजर आ रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात है। आप शिक्षकों की बात कर लें तो मैं पहले ही वीडियो में बता रहा था कि शिक्षक वो है, आज बिहार के शिक्षक वो हैं केवल पेमेंट समय पर मिल जाए, वरना वो फिर आंदोलन खड़े कर देंगे। बच्चे को बल का परिभाषा पढ़ा कर आते हैं, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने खेतों में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। जबकि एक शिक्षक का दायित्व होता है समाज के प्रति, जो एक स्वच्छ शब्द शिक्षक का दिया गया है, स्वच्छ शब्द एक दिया गया है, उस स्वच्छ शब्द का वह कहीं ना कहीं मर्यादा रूप से पालन नहीं करते हैं और अपने शब्दों का कहीं ना कहीं वह गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षक का कार्य होता है कि जो शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ा कर आए, विद्यालय में बच्चों को पढ़ा कर आए, वह आने के बाद अपने घरों पर जिस टॉपिक को पढ़ा कर आए हैं उस टॉपिक पर यदि रिसर्च करेंगे, बच्चों को अगले बार जाकर उस रिसर्च के बारे में बतलाएंगे, तो बच्चे जरूर कुछ अच्छा इनोवेशन, अच्छा नवाचार करेंगे, जिसको लेकर बिहार की गरीबी की हालात सुधरेगी, बिहार की स्वास्थ्य स्थिति सुधरेगी। यदि आपके पास शिक्षा हो, आपके पास कुछ नहीं हो, आपके पास न तो कोई बल है न तो कोई धन हो, यदि आपके पास एजुकेशन है तो आप अपने एजुकेशन से बेरोजगारी दूर करेंगे, आप अपने एजुकेशन से अपनी शिक्षा बटोरेंगे, आप अपने एजुकेशन से अपने स्वास्थ्य हालात सुधार करेंगे, तो फिर भारत की इंडेक्स में क्या स्थिति रहेगी। आप देखेंगे एसडीजी नीति आयोग की रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट में आप देखेंगे किस तरीके से बिहार की स्थिति हालात कितना खराब है। भुखमरी की बात कर ली जाए, लैंगिक समानता, उद्योग और क्लाइमेट एक्शन की बात कर लिया जाए, तो आप देखें कि इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति सबसे खराब बनी हुई है। निचले पायदान पर बिहार खराब है। तो वहीं स्वच्छता की बात कर लिया जाए, जल की बात कर लिया जाए, तो बिहार में अभी तक वह हालात अच्छा था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी कहीं ना कहीं आगे निकल गया था बिहार। लेकिन आज बिहार की बात यह है कि जिस प्रकार से शिक्षा की हालत खराब है, आप यदि 10वीं क्लास बिहार बोर्ड से देते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग भी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हम लोग एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि आखिरकार बिहार में एजुकेशन सिस्टम क्या है। यदि आप बिहार बोर्ड से हो, यदि आप 10th +2 अर्थात 12 और कहें कि मैट्रिक का एग्जाम क्लास 10वीं का एग्जाम यदि आप बिहार बोर्ड से देते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्लास 10वीं में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। वही बच्चा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, किसी तरह इधर उधर कर 10वीं पास कर जाता है। 10वीं पास करने के बाद जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ मूव करता है, तो कहीं पटना, इलाहाबाद जैसे संस्थानों पर नाम लिखाने जाता है। बच्चे जो 90% और कहेंगे 92% करीब मार्क्स लाते हैं बिहार बोर्ड में 10वीं में, उनका एडमिशन सीएचएस में नहीं हो पाता है। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा की स्थिति कहाँ है। वही नहीं, मैं आपको बतलाऊंगा कि आखिरकार जब आप 10वीं क्लास में
इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करेंगे, इंग्लिश को अनिवार्य नहीं करेंगे, तो आने वाला समय में यदि बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहे, बच्चा इंजीनियर बनना चाहे, बच्चा एमबीए करके एक बिजनेसमैन अच्छा बनना चाहे, बच्चा डॉक्टर करके एक डॉक्टर अच्छा बना पाए मेडिकल की पढ़ाई करके, तो फिर बतलाइए यदि वो इंग्लिश नहीं जानेगा तो अगला रणनीति कैसे तय करेगा। वही बच्चा जब पटना और कहीं की कोटा जैसे संस्थानों में नाम लिखाने के लिए आईआईटी और जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए तैयारी करने जाता है, तो बच्चे की इंग्लिश कमजोर होने के कारण बच्चा पहले अंदर से ही डरा रहता है कि हम अंदर आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपना उदाहरण देता, हम लोग भी इंग्लिश में कमजोर थे, लेकिन हम लोग के पास विल पावर इतना था कि हम लोग मेहनत कर खुद अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किए, तब जा कहीं हम लोग 10+2 इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर पाए थे। लेकिन आज हालात ये है कि बच्चे सब उस प्रकार के विल नहीं होते हैं। 100 बच्चे हैं तो 100 में से मात्र 10 बच्चे ही विल होंगे। 90% बच्चे कहा जाए तो मिडिल और लोअर होते हैं। उन बच्चों को आगे लाकर हायर क्लास के बच्चे में खड़ा कर देते हैं, तब कहीं शिक्षा की एक बहुल परंपरा है उसको मानी जाए कि हाँ अच्छी शिक्षा है, लेकिन उस प्रकार की नहीं है। बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। क्या वर्तमान सरकार जो नई गठित होने जा रही है, क्या इंग्लिश को कंपलसरी करेगी? क्या बिहार में उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को बहाल करेगी जिस प्रकार से दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस में पढ़ाई होती है, जिस प्रकार से कन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है, जिस प्रकार से डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई होती है? यदि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देखा जाए, निजी विद्यालयों को देखा जाए, यदि उस प्रकार की कहीं ना कहीं रणनीति के अनुसार यदि सरकार आगे बढ़ती है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में काफी हद तक सुधार हो सकता है। अब मैं अगले बार बात करते चलूं तो नई नीति की बात करते चलो, शिक्षा नीति की 2020 नई शिक्षा नीति की बात करते चलूं तो उसमें दिया गया है कि अब बच्चे पहला क्लास से एडमिशन नहीं लेंगे सरकारी स्कूलों में, बल्कि उनके लिए एक प्री प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल खोला जाएगा, अर्थात बच्चे अब सरकारी स्कूल में भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जैसे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में 5+3+3+ की स्ट्रेटेजी किया गया है। उसके बाद वो फिर 5वीं क्लास तक पढ़ेंगे, फिर 5वीं के बाद 3 क्लास तक अल्टरनेट रहेंगे, फिर 3 क्लास तक अल्टरनेट रहेंगे। अच्छा 9वीं से 12वीं की बात की गई है, अब 10+2 की बात नहीं रह गई है। अर्थात रिसर्च आधारित, इनोवेशन आधारित कहीं ना कहीं पढ़ाई करने की कोशिशें की जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में या ड्राफ्ट में दिया गया है। उस प्रकार से कहते चलो, क्या केंद्र सरकार उस नई नीति का लागू करेगा बिहार सरकार? यदि बिहार सरकार उस नई नीति का लागू करता है तो कहीं ना कहीं यह कहा जाएगा कहीं ना कहीं अच्छा है, बिहार की शिक्षा में सुधार हो सकता है। यदि शिक्षा में सुधार हो गया, मूलभूत कारण है, यदि शिक्षा में सुधार हो गया तो कहीं ना कहीं हम सभी जगह सुधर जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, हम बेरोजगार मुक्त हो जाएंगे, हमें रोजगार, खुद हम एक रोजगार क्रिएट कर लेंगे, हमें सरकारी नौकरी पर आधारित होने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के द्वारा अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का अस्थायी हम एक सिग्नेचर से एक पहला कैबिनेट मीटिंग होती है तो हम कार्य करेंगे। क्या तेजस्वी यादव 5 लाख भी नौकरी देने में सफल हो पाएंगे? जिस 19 लाख की बात कहीं ना कहीं एनडीए की घोषणा पत्र में किया गया था, क्या पुनः मिलकर कहीं की नीतीश और तेजस्वी क्या 9 लाख, अर्थात क्या 10 लाख की बात कर दिया जाए तो 19 लाख रोजगार में से मान लिया जाता है कि 10 लाख रोजगार नीतीश नहीं देंगे, अर्थात 9 लाख तो देंगे अपने एनडीए घोषणा पत्र के अनुसार। मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव अपने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की, लेकिन उसमें से मान लीजिए कि आप वो केवल 5 लाख तो देंगे। यदि 5 लाख और 9 लाख की बात कर लिया जाए तो मात्र आपको हो गया 14 लाख। यदि 14 लाख यदि सरकारी नौकरी देते हैं, सफल होते हैं, तो बिहार की जनता की कुछ न कुछ हालात तो सुधरेगी, बिहार की जनता सुधरेगी। सुधरने के बाद यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति तो अच्छा हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में सुधार, एजुकेशन में सुधार करने की जरूरत है, स्वास्थ्य स्थिति की सुधार करने की जरूरत है, तब जाकर बिहार कहीं ना कहीं बदलेगा। बिहार की राजनीति आज 18 वर्ष से एक ही गठबंधन, एक ही नेता को देखते देखते बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं सोच रही कि हमारा एक नया नेतृत्व मिले, और नए नेतृत्व नए कैबिनेट के रूप में मिले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या तेजस्वी यादव कर पाते हैं अपने बिहार की जनताओं की इच्छा पूरी? क्या होगी? तेजस्वी यादव क्या सफल हो पाएंगे बिहार की जनता को सफलता दिलाने में? बिहार की जनता की क्या गरीबी दूर हो पाएगी? इस रिपोर्ट में आप खास तौर पर समझेंगे कि आखिरकार बिहार की जनता जिस उम्मीद से 2020 में कहीं ना कहीं आरजेडी को एक बहुमत के साथ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई थी, क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अंतर्गत आरजेडी पुनः क्या यहाँ की जनता की जो सोच है उस पर खड़े उतरने का कोशिश करेगी या नहीं करेगी? आज पूरी रिपोर्ट में इसी बात पे चर्चा किया जाएगा कि आखिरकार बिहार की कब तक स्थिति सुधरेगी।
जब डबल इंजन की सरकार थी बिहार में तो स्थिति सुधरा या नहीं सुधरा। लेकिन शाहनवाज हुसैन की बात करें तो शाहनवाज हुसैन किस तरीके से उद्योग का पर काम कर रहे थे, किस तरीके से इन्वेस्ट को कहीं ना कहीं बिहार में लाने का काम कर रहे थे, निवेश को बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो देखा गया कि क्या उस प्रकार से यदि परिवर्तन हो सकता था तो क्या नीतीश और आरजेडी अपना नेतृत्व संभालने के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन को कैबिनेट से पूरा बीजेपी को समाप्त किया गया, हटाया गया। किस तरीके से नीतीश कुमार शपथ देते हैं, कैबिनेट पहले कैबिनेट का विघटन कर देते हैं, उसके बाद में पुनः तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर अपनी सरकार बनाने के लिए पेशकश करते हैं। क्या सफल हो पाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव? सबसे बड़ा प्रश्न भारतीयों की तरफ से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और कहीं कहीं भारत की राजनीति को एक अगला पृष्ठ देने के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के युवाओं को रोजगार देने में सफल हो पाएंगे? क्या 10 लाख के रोजगार की बात किए थे, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात किए थे, तो क्या उसमें से कुछ भी नौकरी बिहार के युवाओं को मिलेगा? यदि बिहार के युवाओं को मिलेगा तो कुछ आस रहेगी बिहार की जनता से कुछ करने के लिए। कि सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान सरकार की गठित नवनिर्मित सरकार से यह उम्मीदें बिहार की जनता की लग रही है कि जो शिक्षा स्थिति की बदहाल स्थिति है, आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले, हम लोग भी अपने रिपोर्टिंग के समय 10-5 स्कूलों की रिपोर्टिंग की है, देखे हैं और घूमे भी हैं, बल्कि आपको वीडियो कुछ स्कूलों को ही मिला है, लेकिन आप जरूर देखेंगे और रिपोर्ट में देखा गया है कि मात्र 5 स्कूल, एक स्कूल है उसमें 5 टीचर हैं, स्ट्रेंथ टीचर की 5 है, लेकिन मात्र 1 शिक्षिका उस स्कूल को संभाल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की शिक्षा स्थिति कैसी है, आप समझ सकते हैं। आप देखें बिहार की कहीं की उस पत्रकारों के द्वारा बार बार दिखाया जाता है, आप देखते भी होंगे कि किस तरीके से बिहार के स्कूलों में एक छात्र युवा एक बच्चों को शिक्षा दे रहा है, बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चे कहीं ना कहीं अपने स्कूलों से बाहर दिखाई देते हैं। ये कहाँ की कहीं ना कहीं शिक्षा नीति है? यही आप यदि कहा जाए तो कहीं ना कहीं डीपीएस स्कूल की बात करी जाए या फिर दिल्ली पब्लिक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की बात करी जाए तो वहां पर देखा जाता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, वहां की कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था सही है, वहां की शिक्षा नीतियां सही है। लेकिन बिहार में हालात सबसे खस्ता हाल में है, बिहार की शिक्षा सबसे खस्ता हाल में है। इस बिहार की शिक्षा से आप समझ सकते हैं कि आप सरकारी स्कूल के किसी भी स्कूल में जाइए, आप देखिए बिहार के सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ के बच्चे तो केवल मिड डे मील के लिए जाते हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं मध्याह्न भोजन के लिए जाते हैं और भोजन करने के बाद पुनः वह फिर क्या होती है आप देखते हैं। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हम लोग देखा करते थे कि जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उसके बाद में मिड डे मील का समय हो जाता था 12 बजे से, खाने के बाद फिर कहीं ना कहीं टीचर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन खाने के बाद तो नींद आने लगती है और नाश्ता वो नहीं पूरा खाना ग्रुप में तब्दील हो जाता था, हमारा जो मध्याह्न भोजन मिला करता था और उसके बाद में क्या पढ़ाई मिलती थी आप सभी लोग समझ रहे। यदि सरकार इतने ही यहाँ के युवाओं पर कहीं ना कहीं यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहती है तो यहाँ की गरीबी केवल आपके मध्याह्न भोजन और कहीं ना कहीं 5 किलो राशन और 500 रुपए पोशाक और कहीं 3000 साइकिल के पैसे देने से नहीं दूर होगी। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अच्छे शिक्षा मंत्री की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो पढ़े लिखे और जानकार हो, न कि लुटेरा बन जाए। क्योंकि आप देखे हैं कि बिहार में किस तरीके से 10वीं का परीक्षा हो 12वीं का परीक्षा हो, आप देखते हैं बराबर किस तरीके से चोरी होती है। एक छत पर लोग किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चिट धराने का काम करते हैं। वही नहीं, यहाँ तक तो ये स्थिति बनी हुई है। बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की बात कर लिया जाए तो बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर मूल रूप से मगध विश्वविद्यालय की बात कर लिया जाए तो 4 साल हो गए हैं, अभी तक वहां पर सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है बिहार की, कैसी स्थिति है बिहार की। क्या जनता की आस होती है कि क्या युवाओं की आस है इस सरकार से, आप खुद इस वीडियो से समझ रहे होंगे। युवाओं की एक ही आस है कि 4 साल का यदि कोर्स है तो उसका 4 साल में क्लियर हो जाना चाहिए। 3 साल का कोर्स है 3 साल में क्लियर हो जाना चाहिए। सरकारी स्कूल में यदि बच्चा पढ़ने जाता है तो सरकारी स्कूल में तो वो क्यों नहीं सरकारी शिक्षक की बात कर लिया जाए, वो ऑफिसर की बात कर लिया जाए, मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए, उन सभी के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार होगा। यदि हम शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तो बिहार पुनः गरीब है, गरीब रहेगा, इसको कहीं नहीं हटा सकता है। बेरोजगारी है बिहार में, बेरोजगारी रहेगी। आपके एक सरकारी नौकरी से, आपके 3000 सरकारी नौकरी से 3 लाख फॉर्म पड़ते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पुनः 2,97,000 लोग तो बेरोजगार ही दिखाई देंगे। तो फिर आप बतलाइए कि सब 3000 जो वैकेंसी निकाले उसका क्या लाभ होगा। आप 3000 वैकेंसी क्यों नहीं 30,000 का निकाले, आप 3 लाख वैकेंसी आप रोजगार केवल आप 3,000 के भी लोगों को देंगे तो यहाँ के लोग सुखी और संपन्न दिखाई देंगे। इसलिए लोगों में रोजगार की बढ़ोतरी करना है तो शिक्षा की हालात को सुधारना पड़ेगा। आप देखते हैं कि 10th की बात करें, 10+2 की बात करें, जब एग्जाम चलती है, सरकारी एग्जाम होते हैं तो किस तरीके से चोरी कर दिया जाता है। उसके बाद
बाद में यहाँ तक तो टॉपर भी कहीं ना कहीं पैसे पर निकल जाते हैं। आप देखेंगे किस तरह स्वरूपी और गणेश टॉपर हुए थे बिहार में, उनकी हालात क्या थी। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं कि उसमें खाना बनाया जाता है, यही बिहार में शिक्षा है। और वही नहीं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं आईटी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर पाते हैं, तो कुछ लोग बीपीएससी के पीछे लगे होते हैं, तो बाकी सब लोग जनरल एग्जाम के पीछे लगे रहते हैं। तो यूपीएससी बीपीएससी को ये रोजगार देने वाली फैक्ट्री नहीं है, यह एक अनुभवी कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के द्वारा इसमें प्रवेश करने का एक साधन है। यदि आप अनुभवी हैं, आप एक्सपीरियंसबल है, तो आप आईएएस बने, आप एसडीएम बने, डीएम बने और अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और सरकार की नीतियों को लागू करें। क्योंकि एक कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी का एक ही कार्य होता है कि सरकार जो नीतियां लाती है उसको लागू करना, और उस नीतियों को ही लागू करता हो ना कि न्यू नीति बनाता है। न्यू नीति बनाने का काम लेजिस्लेटिव करते हैं, न्यू नीति बनाने का काम लेजिस्लेटिव करती है। लेजिस्लेटिव और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव मिलकर काम अच्छे ढंग से करने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर सुधार होगा। इसलिए हमारे बिहार की वर्तमान जो नवनिर्मित सरकार है, नवगठित सरकार है, उसे निवेदन है कि शिक्षा में सुधार कीजिए, शिक्षा में सुधार पर जोर दीजिए। जब शिक्षा में सुधार होगा तो आपको 10 लाख सरकारी नौकरी देने की जरूरत नहीं होगी, आपको 19 लाख रोजगार देने की जरूरत नहीं होगी, खुद पर खुद यहाँ पर सुधार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक सबसे आम बात मैं करते चलूं तो यहाँ की जो शिक्षक हैं, शिक्षक यहाँ के टीचर की पुनः एक बार जांच की जाए और प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने उन शिक्षकों की जांच एक समिति के द्वारा जांच की जाए कि क्या शिक्षक इन बच्चों को शिक्षा दे पाने लायक है। यदि योग्य नहीं है शिक्षक तो उसको उस पद से हटाकर निचले पद पर डाला जाए या फिर उसके पेमेंट में कटौती कर दिया जाए। इसलिए यदि इस प्रकार के नियम कानून हम लगाते हैं तो बिहार में एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम हम देने में सफल हो पाएंगे। और बिहार में आपको न तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने की जरूरत पड़ेगी और न तो 19 लाख रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी। बच्चे खुद पर खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, नवाचार करेंगे, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे और खुद पर खुद एक बहुत बड़े हब बन जाएगा बिहार। जहां आज बिहार के बच्चे, आज बिहार के लोग गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, आज उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा बल्कि अपने ही बिहार में वह रहकर अपना ही काम कर कर कहीं ना कहीं सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन बिहार के शिक्षकों की हालात खराब है, इसलिए शिक्षकों की जांच की जाए, रीजांच की जाए उनको, और उनको पहले देखा जाए क्या वो एबल हैं, क्या 10वीं क्लास को पढ़ा सकते हैं, क्या 12वीं क्लास को पढ़ा सकते हैं। और वही नहीं, इंग्लिश कंपलसरी किया जाए। इंग्लिश यदि जब तक कंपलसरी नहीं होगा तब तक बिहार में कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो क्वालिटी है वह कहीं ना कहीं खस्ता हाल में रहेगी, एजुकेशन क्वालिटी गिरता हुआ नजर दिखाई देगा। इसलिए यदि एजुकेशन में इंडेक्स हमें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों पर हमें ध्यान पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तब हम जाकर एक स्मार्ट क्लासेस को निर्मित करना पड़ेगा, स्मार्ट स्कूलें खोलनी पड़ेगी, स्मार्ट बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। सभी बच्चे के हाथ में कहीं ना कहीं लैपटॉप और स्मार्ट सेट धराना पड़ेगा। तब जाकर बिहार एक वेल स्टेट के रूप में पहचाना जाएगा। तब आप एक प्रधानमंत्री को कहें कि अगले रणनीति देश के लिए संभालने योग्य होंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है कि बिहार की शिक्षा हालात सबसे खराब है, बिहार के युवा बेरोजगार है, बिहार भूखमरी, स्वास्थ्य की स्थिति, इन सभी समलैंगिकता में कहीं ना कहीं निचले पैदान पर खड़ा हुआ है। तो इसलिए इन सभी चीजों में सुधार करते हुए बिहार की नवनिर्मित सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इन सभी तीनों चीजों पर यदि कार्य करती है बिहार तो कहीं ना कहीं सफल होगा। यदि सफल होगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है लंबे अरसे की बात। और वर्तमान में जो बिहार में भूचाल दिखाई दे रहा, पटना की सरगर्मी इस प्रकार से टेम्परेचर तेज होते जा रहे हैं कि बरसात जहां नहीं हुआ है फिर भी कहीं ना कहीं सूखा और कहीं ना कहीं बरसात की स्थिति बनी हुई है। अब देखें कि इन साल बिहार में बरसात नहीं हुआ तो किसान उसी तरीके से परेशान है। तो फिर अगले बार अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार तो करना पड़ेगा, वरना किसान भी अपने बच्चों को स्कूल से हटाकर खेतों में लगा देंगे। कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद उनको 2 रोटी तो मिल पाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहे हमारे साथ। अब देखते रहे द स्टार इंडिया। धन्यवाद।